नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज पंजाब में एक नया इतिहास रचा गया। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने अपनी सरकार के गठन के लिए नया अध्याय जोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर के अहम फैसले की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं तीसरी ओर अगर देखा जाए तो हिजाब के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि होली के बाद विस्तृत रूप से सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही चर्चित लखीमपुर कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष की जमानत रद्द करने के मामले में भी सुनवाई हुई और यूपी सरकार से जवाब मांग लिया गया है। और सबसे अच्छी खबर ये भी है कि 12 साल से अधिक बच्चों के टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो गया है। पंजाब में आज बासंती रंग खिला खिला दिखा। आम आदमी पार्टी ने पहली बार पंजाब में बहुमत हासिल किया। 117 सदस्यों की विधानसभा में 92 सीट पा करके दिग्गजों को हरा दिया। लोग समझ नहीं पाए ये कैसे हो गया। और बड़ी बात तो ये थी कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ठोक ठोक करके कह रहे थे सरकार मेरी बननी है। बल्कि उन्होंने तो एक जगह ये लिख करके दे दिया था कि मुख्यमंत्री चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हारेंगे। सब कुछ वैसा ही हुआ। जबकि अरविंद केजरीवाल पर एक गंभीर आरोप उनके पुराने एक साथी कुमार विश्वास ने लगा दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार उनसे कहा था कि पंजाब को चाहे स्वतंत्र करना पड़े, मैं एक बार वहां का बादशाह बनूंगा। और इस बात को लेकर के राजनीति बहुत गर्मा गई थी। अरविंद केजरीवाल को आतंकवाद के घेरे में लिया गया था और राजनीति भी खूब हुई थी। कुमार विश्वास को सुरक्षा केंद्र सरकार ने प्रदान की थी और अमित शाह ने खुद कहा था इस मामले को हम खुद देखेंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, जनादेश मिल गया। अब जब सरकार के गठन की बात आई तो आम आदमी पार्टी कहती है कि देखो आप मेरे ऊपर कितने ही आरोप लगा दें, लेकिन मैं तो अमर शहीद भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाला हूं। और उसकी मिसाल भी कायम की। जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो भगत सिंह के पैतृक गांव खटगढ़ में ही हुआ, जहां पर बासंती साज सज्जा और परिधान में लोग दिखे और ये लगा कि ये नई सरकार पंजाब में एक अभूतपूर्व बदलाव लाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आम जन के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी।
और ऐसा आश्वासन भी दिया गया। लेकिन सच बात तो यह है कि जो भगवंत मान मुख्यमंत्री हुए हैं उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। पंजाब समस्याओं से घिरा हुआ है। पंजाब की अगर आप बात देखें तो पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब में ड्रग्स की बड़ी समस्या है, माफिया राज है। और इन चुनौतियों का भगवंत मान किस तरीके से सामना करेंगे ये तो वक्त बताएगा, किंतु पंजाब में उम्मीदें जगी हैं। और वहां पर विलाप हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान की जैसी मर्जी वैसा ही मैंने किया, इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को लेकर के काफी चर्चा है, लेकिन चर्चा इस बात को भी लेकर के है कि आखिर कांग्रेस की वहां स्थिति इतनी खराब क्यों हुई। सीधे तौर पर तो सिद्धू को ही जिम्मेदार ठहराया गया है और कहा जा रहा है कि चन्नी पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप थे जिनके कारण जनता ने उनको नकार दिया। पंजाब की यह स्थिति और पंजाब में नया सवेरा आएगा ऐसा आश्वासन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी दिया है, भगवंत मान ने भी दिया है। लेकिन ये नया सवेरा, उसकी किरणें, उसका सूर्य किस किस के जीवन में सुख समृद्धि शांति लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी सरकार बनने को लेकर के हलचल तेज है। उत्तराखंड में तो सीधे तौर पर अभी नेता का चयन होना बाकी है। मजे की बात है, वहां पर एक से एक विधायक अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ही एक विधायक ने कहा मैं 4 बार विधायक बना हूं, मैं किसी से क्या कमजोर हूं, मेरा नाम क्यों नहीं। बहरहाल आला कमान देख रहा है, क्योंकि आला कमान की दृष्टि में 2024 का चुनाव भी है और उसी 2024 के चुनाव के मद्देनजर यूपी में सरकार का गठन किया जा रहा है। और इसका सबसे पुख्ता सबूत ये है कि एक तरीके से यूपी की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह के ही नेतृत्व में आज एक बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुनील बंसल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष जैसे दिग्गज नेता भाग लेंगे। और ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में पूरी तरीके से एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। हमें 2024 तक क्या करना है। नए नए चेहरे आएंगे मंत्रिमंडल में, नए नए चेहरे आएंगे। और जिस तरीके से देखा गया कि पिछली बार 33 जिले ऐसे थे जहां पर मंत्रिमंडल में एक प्रतिनिधित्व नहीं था, इस बार उसे भी पूरा किया जाएगा। अपना दल को भी प्रतिनिधित्व देना है, संजय निषाद की पार्टी को भी प्रतिनिधित्व देना है। हालांकि अगर यूँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही डिप्टी सीएम की। कोई कह रहा 2 होंगे, कभी 3 होंगे, 4 होंगे। बहरहाल ये तो फैसला आज हो ही जाएगा। लेकिन जो चर्चित नाम है
उनके एक बार फिर से मंत्री बनने की संभावना है। और संभावना क्या है, अगर देखा जाए तो उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। जिनमें ब्रजेश पाठक का नाम आता है, जिनमें हमारे कानपुर के सतीश महाना का नाम आता है, सुरेश खन्ना का नाम आता है, सूर्य प्रताप शाही का नाम आता है, जो ये दिग्गज है। सिद्धार्थ नाथ सिंह का नाम आता है, श्रीकांत शर्मा का नाम आता है। ये सब दिग्गज हैं जिन्हें तो मंत्रिमंडल में शामिल होना ही है। लेकिन क्षेत्र का संतुलन, जाति का संतुलन भी होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पंजाब में आज शपथ ग्रहण समारोह का इतिहास रचा गया है तो यूपी में भी रचा जाएगा। इकाना स्टेडियम जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति है, वहां पर 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 1 लाख लोग बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री भी आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। इसकी भी भव्यता और दिव्यता देखने को मिलेगी। यह भी एक नया इतिहास होगा। और निश्चित रूप से 21-22 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। बहरहाल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे यहाँ 17 को होली, 18-19 को छुट्टी घोषित कर दी गई है, 20 को रविवार है, उसकी छुट्टी पहले से है। इसलिए माना जा रहा है कि 21 और 22 में, और आज ही इस तारीख पर भी मोहर लग जाएगी कि शपथ ग्रहण कब होना है। और साथ में जो MLC के टिकटार्थी हैं उनकी भी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय अपने देश में हिजाब विवाद सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। हमारा ये इबादत का अंग है। हमारे कुरान में ये लिखा है कि घर से निकलो तो पर्दा डाल करके निकलो। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, असहमति जता रहे हैं, निराशाजनक बता रहे हैं इस फैसले को। और आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होली के बाद होगी। लेकिन एक बड़ा वर्ग भी है जो प्रगतिशील है, जो प्रगति की बात सोचता है, जो आगे की बात सोचता है। वो तो कहने लगा है कि अगर स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड है तो इसमें क्या हर्ज है। ड्रेस कोड से तो अनुशासन और समानता का अहम संदेश मिलता है। और ऐसा कोई भी रोक भी नहीं है हमारे कुरान में या इस्लाम में कि हम ड्रेस कोड का पालन न करें। हमारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां भी कहते हैं कि हाँ, ये माना कि कुरान में 7 जगह हिजाब का जिक्र है, लेकिन ड्रेस कोड पर कोई भी मनाही नहीं है। लोग अपनाएं इसको। बहरहाल सुनवाई होगी होली के बाद, तब देखना क्या होगा। वहीं दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में यह बात साफ कही गई कि साहब, गवाहों पर हमले हो रहे हैं। एक गवाह पर हमला हुआ है और यह कहा गया कि जमानत को रद्द कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उसके बिंदु भी क्या है?
एक तो जो बिंदु याचिकाकर्ताओं ने उठाए हैं उस पर जवाब मांगा है, दूसरा जवाब यह भी मांगा है कि जिस सरकारी गवाह पर हमला हुआ है उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, तीसरा यह भी निर्देश दिया है कि जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा। निश्चित तौर पर इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि आशीष की जमानत को रद्द कर दिया जाए, वो फिर से जेल में चला जाए। लेकिन एक यह भी है कि हाई कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर जमानत दी है उसमें भी पुख्ता सबूत हैं, इसलिए जमानत को बरकरार रखा जाए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। सुनवाई होगी, दोनों पक्ष होंगे, यूपी सरकार का जवाब आएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जारी करेगा। आज एक तीसरी खबर है कोरोना से लेकर। चीन में जिस तरीके से कोरोना एकदम फैल गया 2 दिन के अंदर, उससे न केवल भारत चिंतित हो गया बल्कि दुनिया के कई मुल्क भी चिंतित हो गए कि ये ओमिक्रॉन एक बार फिर हमें परेशान करने आ रहा है। हालांकि भारत में इस बात को लेकर के विशेषज्ञों की 2 राय है। एक तो राय यह है विशेषज्ञों की जिसमें यह कहा गया, जिसमें IIT कानपुर भी शामिल है, कि कोरोना की एक नई लहर आएगी, नई लहर आएगी, ये कहा गया। लेकिन दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आ सकती है लेकिन प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये देश कोरोना के इन हालातों को झेल चुका है। अब ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन सरकार सतर्क है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कोरोना के मुकाबले में हम पूरी तरीके से दुनिया के सामने खड़े हो और कहें कि देखो हमारी नीति रीत प्रबंधन, हमारी दवा, हमारा टीकाकरण कितना मजबूत है कि हम पर हाथ नहीं आ सकती। इसीलिए आज से 12 साल की अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया। और एक नई बात और हो गई है, जो बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया जा रहा था उसकी शर्त को भी हटा लिया गया। शर्त क्या थी? उन्हीं बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया जाएगा जो ब्लड प्रेशर, डायबिटिक जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाइए कि मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूं, तो आपको बूस्टर डोज मिलेगा। लेकिन सरकार ने भी शर्त को हटा लिया, कहा कि नहीं, सभी बुजुर्गों को ये बूस्टर डोज दे दिया जाए। और इसका भी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार इतना सतर्क है, सजग है कोरोना से लड़ने के लिए, तो आइए हम और आप भी सतर्क हो जाएं, कोरोना से बचाव करें और बूस्टर डोज को अपनाएं और साथ में कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको भी अपनाएं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।